नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे कंडेमनेशन प्रोसीजर इन जेएनवी से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जितने भी अनसर्विसेबल सरप्लस या फिर ऑब्सोलेट आइटम्स होते हैं, यानी कि पुराने सामान होते हैं, इसे भी बेचने की एक प्रक्रिया होती है। तो इसी प्रक्रिया से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके आंसर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, जो कि एनवीएस के एलडी, एलडीसी या फिर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे एग्जाम असिस्टेंट कमिश्नर के लिए हो, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, ओएस, एसएसए जैसे के लिए हो, तो लगभग सभी सभी एग्जामिनेशन में कंडेमनेशन प्रोसीजर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो लेसन आपके लिए तैयार किया है। और इस वीडियो लेसन का मुख्य उद्देश्य है आपको कंडेमनेशन प्रोसीजर से अवगत कराना, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर कोई भी प्रश्न कंडेमनेशन प्रोसीजर से पूछा जाता है तो आप उसका आंसर फटाफट दे सके। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ मेंबरशिप भी अवश्य ले। तो आइए देखते हैं कंडेमनेशन प्रोसीजर से संबंधित प्रश्न और उसका आंसर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ गुड्स ऑब्लिक कंडेमनेशन ऑफ आर्टिकल्स हैज बीन डेल्ट इन जीएफआर रूल्स 2017 फ्रॉम डैश टू डैश। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसके तहत किसी भी आर्टिकल को डिस्पोज करने या फिर कंडेम करने की जो प्रक्रिया होती है, तो इसका जिक्र जीएफआर रूल्स 2017 के किस रूल से किस रूल तक में है। तो इसका आंसर डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति ने जो कंडेमनेशन प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है वह जीएफआर रूल्स के हिसाब से है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जीएफआर रूल्स फॉलो करना होता है। और इसी तरह से नवोदय विद्यालय समिति ने जेएनवी लेवल पर किसी भी आर्टिकल्स को डिस्पोज करने या फिर कंडेम करने के लिए जो प्रक्रिया तय की है वह जीएफआर रूल्स के हिसाब से है। इसीलिए जीएफआर रूल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम आपसे चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 207 टू 223, सेकंड ऑप्शन 208 टू 224, थर्ड ऑप्शन 209 टू 225 और फोर्थ ऑप्शन है 210 टू 226। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शायद आपने सोच लिया होगा। फिर भी मैं इसका सही आंसर बता देता हूं, यानी कि इसका जो जिक्र है वह जीएफआर के जो रूल्स है 207 टू 223, यानी कि इसका जिक्र जीएफआर रूल्स 2017 के 207 से लेकर 223 तक में है। तो आपने इसका सही आंसर जान लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर, और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम कमिटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंडेमनेशन कमिटी एट जेएनवी लेवल इफ द परचेज वैल्यू ऑफ एनी आइटम इन द लिस्ट इज नॉट मोर देन 50,000 रुपीज। तो दोस्तों, इसमें ये बताना है कि जेएनवी लेवल पर जो आइटम का लिस्ट है कंडेम करने के लिए या डिस्पोज करने के लिए, जो आइटम का लिस्ट तैयार किया गया है, अगर उसमें किसी भी आर्टिकल का जो परचेज प्राइस है, परचेज वैल्यू है, अगर 50,000 से ज्यादा का नहीं होता है, तो जो कंडेमनेशन कमिटी होता है जेएनवी लेवल पर, तो उसमें से जो नीचे दिए गए विकल्प है, तो इसमें से किस मेंबर को बाहर रखा जा सकता है। अगर किसी भी
आइटम का जो प्राइस है 50,000 से ज्यादा का नहीं होता है। इसके लिए आप यहाँ 4 ऑप्शन देख रहे हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न जेएनवी, यानी उस जेएनवी का जो प्रिंसिपल होता है तो कहता है कि उसे बाहर रखा जा सकता है। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ नियर बाय जेएनवी नॉमिनेटेड बाय आरओ, कहता है कि रीजनल ऑफिस के द्वारा जो नॉमिनेट किया गया किसी नजदीक के जेएनवी का प्रिंसिपल होता है तो उसे एक्सक्लूड किया जा सकता है, उसे बाहर रखा जा सकता है। थर्ड, वाइस प्रिंसिपल को। और फोर्थ है जो स्टॉक के स्टॉक होल्डर होते हैं तो उसको बाहर रखा जा सकता है। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो शायद आप इसका सही आंसर जानते होंगे, फिर भी मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ नियर बाय जेएनवी। यानी कि अगर किसी भी आइटम का प्राइस 50,000 से ज्यादा का नहीं होता है तो जो नियर बाय जेएनवी का जो प्रिंसिपल होता है जिसका नॉमिनेशन रीजनल ऑफिस के द्वारा किया जाता है तो इस मेंबर को इस कंडेमनेशन कमिटी से बाहर रखा जा सकता है। तो अब मैं आपको जो कमिटी होता है तो कमिटी के बारे में बता देता हूँ। वैसे दो तरह का कमिटी होता है, एक होता है आर्टिकल्स यानी कि सामान को कंडेम करने के लिए, और दूसरा होता है लाइब्रेरी के जो बुक्स होते हैं उसे वीड ऑफ करने के लिए, उसे कंडेम करने के लिए। तो दोनों कमिटी के बारे में मैं आपको फटाफट यहाँ बता देता हूँ। अब यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंडेमनेशन कमिटी जो जेएनवी लेवल पर होता है इसमें 6 मेंबर होते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न जेएनवी, यानी कि जो चेयरमैन होते हैं, इसे जरूर याद रखिए, ये चेयरमैन होते हैं। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ नियर बाय जेएनवी, एक नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल होता है। थर्ड, वीपी सीनियर मोस्ट टीचर, वाइस प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल का अगर वहां पर पोस्टिंग नहीं होता है, वाइस प्रिंसिपल नहीं होता है, उसके जगह सीनियर मोस्ट। फोर्थ, स्टॉक होल्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टॉक, यानी कि उस स्टॉक के जो स्टॉक होल्डर होता है वह भी इसका मेंबर होता है। फिफ्थ, स्टोर कीपर। और सिक्स में ओएस एसएसए, यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अगर ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं होता है तो उसकी जगह एसएसए होता है जो कि मेंबर सेक्रेटरी का काम करता है। तो दोस्तों इस कमेटी के बारे में आपने जान लिया, यह है आर्टिकल्स को कंडेम करने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर लाइब्रेरी बुक्स को कंडेम करना है, विद ऑफ करना है, तो इसके लिए कमेटी का फॉर्मेशन क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 5 मेंबर्स होता है। फर्स्ट, वाइस प्रिंसिपल। सेकंड, वन पीजीटी, कोई एक पीजीटी होता है। थर्ड, वन पीजीटी, कोई एक टीजीटी। फोर्थ, लाइब्रेरियन। और फिफ्थ, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। तो ये कमिटी होता है किसी भी लाइब्रेरी बुक्स को रीड ऑफ करने के लिए। तो अब आपने कमिटी के बारे में जान लिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर, और यह भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडेमनेशन ऑफ आर्टिकल्स इन जेएनवी। यानी कहता है कि जेएनवी में जो आर्टिकल्स को कंडेम करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आर्टिकल्स को कितनी बार कंडेम किया जा सकता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है तो इसके संबंध में इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब यहाँ आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मे बी इनिशिएटेड एवरी फाइनेंशियल ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। कहता है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में जो कंडेमनेशन की प्रक्रिया है यह फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शुरू किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है मे बी टेकन अप अगेन एज पर नीड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। कहता है कि सेम फाइनेंशियल ईयर में इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है, यानी कि जो कंडेमनेशन की प्रक्रिया है इसे दोबारा भी किया जा सकता है सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर जरूरत होती है तो, एज पर नीड। थर्ड, मे बी टेकन अप विदाउट स्टॉक वेरिफिकेशन। कहता है कि बिना स्टॉक वेरिफिकेशन के भी इसकी प्रक्रिया की जा सकती है। फोर्थ ऑप्शन कहता है मे बी टेकन अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन कमिटी। कहता है कि दोबारा भी प्रक्रिया की जा सकती है अगर स्टॉक वेरिफिकेशन कमेटी का रिकमेंडेशन होता है। तो दोस्तों इसमें ये बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसे देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है इसके संबंध में, लेकिन कहता है कि मे बी टेकन अप विदाउट स्टॉक वेरिफिकेशन, बिना स्टॉक वेरिफिकेशन के कंडेमनेशन प्रोसीजर नहीं शुरू किया जा सकता है, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, यह ट्रू नहीं है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके स्क्रीन पर। दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following articles can't be disposed of by principal at the विद्यालय level on the recommendation of condemnation committee। कहता है कि कंडेमनेशन कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इसमें से किस आर्टिकल को प्रिंसिपल जेएनवी लेवल पर डिस्पोज नहीं कर सकता, कंडेम नहीं कर सकता। यानी कि
इसमें से कौन सा आर्टिकल है जिसे प्रिंसिपल कंडेम नहीं कर सकता या फिर डिस्पोज नहीं कर सकता है जेएनवी लेवल पर। और इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों जब तक मैं इसे डिस्कस करता हूं आप इसका आंसर सोचिए। फर्स्ट ऑप्शन है एन अनसर्विसिएबल आर्टिकल which has completed its lifespan and an obsolete articles having cost up to 50,000 per article। कहता है कि कोई भी अनसर्विसिएबल आर्टिकल हो जिसका लाइफ स्पैन पूरा हो चुका हो, या फिर ऑब्सोलेट आर्टिकल्स हो, पुराने आर्टिकल्स हो जिसका कॉस्ट यानी कि जो परचेज वैल्यू है वो 50,000 हो, लगभग 50,000 हो। सेकंड, एन अनसर्विसिएबल आर्टिकल which has not completed its lifespan and is beyond economic repair and has cost up to 50,000 per article। कहता है कि किसी भी अनसर्विसिएबल आर्टिकल को जिसका लाइफ स्पैन अभी पूरा नहीं हुआ हो लेकिन उसका रिपेयर करना काफी महंगा हो, यानी कि बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर हो, और उसका जो परचेज प्राइस है यानी कि हर एक आर्टिकल का वो लगभग 50,000 रुपये का अप कॉस्ट अप टू 50,000 हो। थर्ड ऑप्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स अंडर फर्स्ट एंड सेकंड अबव। ये जो फर्स्ट और सेकंड में जो ऊपर डिस्कस किया गया है तो कहता है उसका पूरा कॉस्ट 15 लाख से जो ज्यादा है वह नहीं होना चाहिए, यानी कि 15 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है सरप्लस आर्टिकल्स व्हिच हैज कॉस्ट अप टू 50,000, या फिर सरप्लस आर्टिकल यानी कि जो जरूरत से ज्यादा हो, जिसका जरूरत नहीं हो उसे सरप्लस आर्टिकल कहते हैं। तो कहता है कि जिसका वैल्यू 50,000 के आसपास हो। इसमें से किसको जेएनवी लेवल पर कंडेम नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अगर आपने इसका सही आंसर गेस कर लिया है तो आप इसे एक बार वेरीफाई जरूर करें। इसका सही आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि दोस्तों सभी में आपने देखा है कि 50,000 से कम का वैल्यू है, अनसर्विसिएबल है, तो उसे तो डिस्पोज किया जा सकता है। और पर फाइनेंशियल ईयर जो प्रिंसिपल को पावर दिया गया है वह 15 लाख का दिया गया है, यानी कि अगर 15 लाख से ज्यादा का होगा तो फिर प्रिंसिपल जेएनवी लेवल पर इसे डिस्पोज नहीं कर सकता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो सरप्लस आर्टिकल होता है उसका कोई भी वैल्यू हो, 5,000 का ही क्यों ना हो, उसे बिना रीजनल ऑफिस के अप्रूवल से डिस्पोज नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें से ये बताना था कि किसको डिस्पोज नहीं किया जा सकता है जेएनवी लेवल पर। इसका सही आंसर होगा फोर्थ, यानी कि सरप्लस आर्टिकल। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। और फिफ्थ को देखने से पहले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरप्लस आर्टिकल का कुछ भी वैल्यू हो उसे जेएनवी लेवल पर डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, और उसे डिस्पोज करने के लिए आरओ का अप्रूवल होता है, यानी कि रीजनल ऑफिस का अप्रूवल होता है। तो उसके बाद ही सरप्लस आइटम को डिस्पोज किया जा सकता है, भले ही उसका कॉस्ट 5,000 ही क्यों ना हो, उससे भी कम क्यों ना हो। सेकंड, यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी आर्टिकल का अगर 50,000 से ज्यादा का कॉस्ट होता है तो रीजनल ऑफिस के अप्रूवल से ही किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी आर्टिकल का प्राइस वहाँ 50,000 से कम बताया गया है, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड में। तो ये आप याद रखिए कि 50,000 से ज्यादा का अगर कॉस्ट होता है किसी भी आर्टिकल का उसमें, तो कंडेमनेशन कमिटी में, जैसा कि पहले कमिटी फॉर्मेशन में देखा है, तो नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल का होना जरूरी होता है। अगर 50,000 से कम का सभी आर्टिकल का परचेज वैल्यू होता है, नहीं से हर एक आर्टिकल का, तो नियर बाय जेएनवी के प्रिंसिपल का होना जरूरी नहीं होता है। लेकिन लिस्ट में अगर 50,000 से ज्यादा का कोई आइटम हो तो उसे कंडेम करने के लिए आरओ के पास में भेजा जाता है, और रीजनल ऑफिस के अप्रूवल के बाद ही इस आर्टिकल को, खास करके उस आर्टिकल को जिसका परचेज प्राइस 50,000 से ज्यादा का हो, तो उसे कंडेम किया जा सकता है, उसे डिस्पोज किया जा सकता है। और यहाँ जो सेकंड ऑप्शन में देखा है आपने कि अगर लाइफ स्पैन उसका पूरा नहीं हुआ हो तो इसके लिए जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है ओईएम, या फिर जो कोई ऑथोराइज्ड वर्कशॉप होता है या फिर सर्विस सेंटर होता है, तो उसे डिस्पोज करने से पहले वहां से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि उस आर्टिकल को, खास करके ऐसे आर्टिकल को रिपेयर करवाना इकोनॉमिकल नहीं होगा, यानी कि काफी महंगा पड़ेगा। तो इसे खास करके कंडेम किया जा सकता है अगर उस आर्टिकल का उस इक्विपमेंट का प्राइस अगर 50,000 से कम है और ज्यादा का है तो उसे रीजनल ऑफिस अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें और इसे मेमोराइज करने की भी कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द रीजनल ऑफिस फॉर इट्स डिस्पोजल। यानी कि इसमें से किस आर्टिकल को डिस्पोज करने के लिए, कंडेम करने के लिए रीजनल ऑफिस की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। और इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है एन अनसर्विसिएबल आर्टिकल एंड एन ऑब्सोलेट आर्टिकल हैविंग कॉस्ट लेस देन 50,000 रुपीज। यानी कि ऐसे आर्टिकल को जो अनसर्विसिएबल हो या फिर पुराने हो चुके हो और इसका कॉस्ट 50,000 से कम हो। सेकेंड ऑप्शन है नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स which are identified as fully unserviceable before expiry of the lifespan due to negligence, fraud, theft, mischief और missing। और कहता है कि कोई भी नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल हो जो किसी के नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट यानी चोरी होने से, मिस्चिफ के कारण लाइफ स्पैन पूरा करने से पहले ही अनसर्विसेबल हो चुका हो या फिर मिसिंग हो चुका हो, यानी कि हो चुका हो। थर्ड ऑप्शन है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आर्टिकल्स ऑफ एनी वैल्यू। अगर किसी भी वैल्यू के सरप्लस आर्टिकल हो तो उसे डिस्पोज करने के लिए, उसे कंडेम करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल्स एलिजिबल टू बी डिस्पोज ऑफ एट जेएनवी लेवल ओवर एंड अबव द एनुअल फाइनेंशियल लिमिट ऑफ 15 लाख। यानी कि जेएनवी लेवल पर डिस्पोज करने के लिए, कंडेम करने के लिए जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो एलिजिबल है जेएनवी लेवल पर डिस्पोज करने के लिए, अगर सारे आर्टिकल का जो प्राइस है, परचेज प्राइस है, वह 15 लाख से ज्यादा का होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, शायद आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो इसका आंसर आप एक बार जरूर चेक करें। इसका सही आंसर जो यहाँ होगा, ये आंसर होगा फर्स्ट। यानी कि क्योंकि यहाँ अनसर्विसेबल आर्टिकल ऑब्सोलेट आर्टिकल है और इसका प्राइस जो है, परचेज प्राइस जो पर आर्टिकल का बताया जा रहा है 50,000 से कम का बताया जा रहा है, तो जेएनवी लेवल पर इसे डिस्पोज किया जा सकता है और इसके लिए रीजनल ऑफिस की परमिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो ऑप्शन यहाँ आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ देख रहे हैं, ये तीनों तरह के केस में जो प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल को या फिर जेएनवी को रीजनल ऑफिस से परमिशन लेना होता है, अप्रूवल लेना होता है। तो अप्रूवल के बाद ही इन आर्टिकल्स को डिस्पोज किया जा सकता है। तो आपने देख लिया इसका सही आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन खास करके है कि इफ एन आर्टिकल बिकम्स अनसर्विसेबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स लाइफ स्पैन due to negligence, fraud, theft, mischief, or missing, the responsibility for the same should be fixed on the part of the concerned government servant, stockholder, user, any other official through a duly constituted committee headed by। अब क्वेश्चन कहता है अगर कोई भी आर्टिकल समय पूरा होने से पहले, यानी कि लाइफ स्पैन पूरा होने से पहले अनसर्विसेबल हो जाता है किसी के नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस के कारण, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसचीफ के कारण हो जाता है या फिर वह सामान खो जाता है, तो कहता है कि इसकी जो जिम्मेदारी है, तो कहता है कि संबंधित जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उस पर फिक्स किया जाना चाहिए। अब इसमें स्टॉक होल्डर हो सकता है, जो जिसने सामान का यूज किया है तो यूजर हो सकता है, या कोई दूसरे ऑफिशियल हो सकता है। तो कहते हैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी तो इसके लिए एक कमेटी का गठन करना होता है। तो इस कमेटी का जो गठन होता है तो ये किसके द्वारा हेड किया जाता है, यानी कि इस कमेटी का जो हेड होता है वो कौन होता है। तो यहाँ चार ऑप्शन है, पहला प्रिंसिपल, सेकंड डिप्टी कमिश्नर, थर्ड क्लस्टर एसी और फोर्थ एनी ऑफ देम। कहता है कि कोई भी इसमें से हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा थर्ड। क्योंकि जो कमिटी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए, जो कमिटी बनती है, यानी कि अगर कोई भी सामान नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसचीफ के कारण अनसर्विसेबल हो जाता है लाइफ स्पैन पूरा करने से पहले, या सामान खो जाता है, तो इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए जो कमिटी बनाया जाता है, तो कमिटी का हेड होता है क्लस्टर एसी। यानी कि अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो इसका आंसर आप बताएंगे क्लस्टर एसी। तो आपने देख लिया इसका सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सर्विसेबल सरप्लस आइटम्स may not be disposed of by principal of JNB with the permission of RO। कहता है कि सर्विसेबल सरप्लस आइटम्स को किसी भी जेएनबी के प्रिंसिपल रीजनल ऑफिस के परमिशन से भी नहीं डिस्पोज कर सकता। तो यहाँ चार तरह का तरीका बताया गया है। तो इसमें कहता है कि कौन सा तरीका नहीं अपना सकता, आरओ ने
रीजनल ऑफिस ने अगर डिस्पोज करने का परमिशन दे भी दिया है उस सरप्लस आइटम को, सरप्लस आइटम उस आइटम को कहते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती, बिल्कुल ठीक ठाक सामान होता है, काम का सामान होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती, तो कहता है कि रीजनल ऑफिस के परमिशन से भी कहता है कि किसी भी जेएनवी के प्रिंसिपल उस आइटम को डिस्पोज नहीं कर सकता, और इसके लिए यहाँ पर चार तरीका बताया गया है कि इसमें से कौन सा तरीका नहीं अपना सकता उसे डिस्पोज करने का। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, और इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं चार ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफरिंग द आइटम्स टू नियर बाय जेएनवी, यानी कि उस सरप्लस आइटम को किसी दूसरे जेएनवी में ट्रांसफर करके। सेकेंड ऑप्शन डिस्पोजिंग ऑफ आइटम्स बाय ऑक्शन बाय द जेएनवी, जेएनवी उसकी नीलामी करके। थर्ड डोनेटिंग टू चैरिटेबल ट्रस्ट, उस सामान को किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करके, यानी कि दान करके। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। अब दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा थर्ड, यानी कि किसी दूसरे जेएनवी को ट्रांसफर करके डिस्पोज कर सकता है, ऑक्शन से डिस्पोज कर सकता है, लेकिन उसे किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकता, यानी कि यह प्रक्रिया जीएफआर में कहीं भी नहीं है, और ना तो जो कंडेमनेशन प्रोसीजर है एनवीएस का उसमें कहीं भी इसका जिक्र है, यानी इसलिए यह प्रक्रिया मान्य नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। विदिन हाउ मेनी डेज द रीजनल ऑफिस हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन प्रोपोजल फॉर कंडेमनेशन ऑफ आइटम्स प्रोवाइडेड बाय जेएनवी, यानी कहता है कि जब जेएनवी लेवल से जो कोई भी आइटम होता है अगर उसे कंडेम करने के लिए प्रपोजल भेजा जाता है रीजनल ऑफिस को, तो कितने दिनों के भीतर इसका अप्रूवल देना होता है, रीजनल ऑफिस को इसका अप्रूवल देना होता है। यहाँ मैं थोड़ा बता दूं कि जैसे आपने देखा है कि किसी आर्टिकल का अगर परचेज वैल्यू 50,000 से ज्यादा का होता है तो उसका डिस्पोजल रीजनल ऑफिस के अप्रूवल के बाद ही हो सकता है, या फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर टोटल आर्टिकल्स आइटम्स का दाम 15 लाख से ज्यादा का होता है तो इस केस में भी डिस्पोजल के लिए आरओ का अप्रूवल लेना होता है। तो अगर अप्रूवल के लिए भेजा जाता है आइटम्स का लिस्ट, कंडेमनेशन के लिए भेजा जाता है, तो कहता है कितने दिनों के भीतर रीजनल ऑफिस को इसका अप्रूवल देना होता है। तो इसके लिए चार ऑप्शन आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 डेज, सेकेंड ऑप्शन 15 डेज, थर्ड 20 डेज, और फोर्थ 30 डेज। तो दोस्तों क्या आप इसका सही आंसर जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप इसका आंसर जान लीजिए। इसका सही आंसर होगा सेकेंड, यानी कि 15 दिन के भीतर अप्रूवल देना होता है अगर कोई भी प्रपोजल रीजनल ऑफिस को भेजा जाता है किसी भी आर्टिकल को कंडेम करने के लिए, तो 15 दिन के भीतर अपना डिसीजन देना होता है, चाहे अप्रूवल दे या फिर उसे रिजेक्ट करे, लेकिन 15 दिन के भीतर उस जेएनवी को बताना होता है। इसके लिए समय सीमा 15 दिन की रखी गई है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, और यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कांट बी डायरेक्टली डिस्पोज्ड ऑफ बाय द प्रिंसिपल एंड द स्टॉक होल्डर। कहता है जो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से किस सामान को डायरेक्टली प्रिंसिपल और स्टॉक होल्डर मिलकर डिस्पोज नहीं कर सकता। अब इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट है कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स आइटम, जो स्पोर्ट्स आइटम कंज्यूमेबल होते हैं। सेकंड एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो कि मेडिसिन एक्सपायर हो चुका हो। थर्ड फ्रेजाइल लैब इक्विपमेंट्स, यानी कि जो लैब इक्विपमेंट्स होते हैं जो टूट सकता है। फोर्थ है एनी नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। तो दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब इसका यही आंसर क्यों होगा, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आगे मैं आपको देने जा रहा हूँ कि इसी आइटम्स जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर ये जो तीनों तरह के आइटम्स है, तो कहता है कि इसे प्रिंसिपल और स्टॉक होल्डर मिलकर इसे डिस्पोज कर सकता है, लेकिन किसी भी नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स को प्रिंसिपल और स्टॉक होल्डर मिलकर डिस्पोज नहीं कर सकता है। उसके लिए जो प्रक्रिया है इससे पहले के प्रश्न के उत्तर में आपने देखा है। तो अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स आइटम्स इक्विपमेंट होता है, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट बॉल, शटल कॉक और अदर सच आइटम्स। एक्सपायर्ड मेडिसिन, हैजार्डस सब्सटेंसेज वेस्ट नॉट फिट फॉर फर्दर यूज, यानी जो कोई खतरनाक चीज होती है, वेस्ट होता है, जिस जो यूज के लिए फिट नहीं होता है, या फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन होता है। थर्ड देख रहे हैं कि फ्रेजाइल लैब इक्विपमेंट्स, जो टूटने वाला लैब इक्विपमेंट्स होता है, जैसे कि मेड ऑफ ग्लास, क्ले, प्लास्टिक, स्ट्रॉ, यानी कि ग्लास, क्ले, प्लास्टिक या फिर स्ट्रॉ से बना होता है। और फोर्थ एनी अदर आइटम्स ऑफ कंज्यूमेबल नेचर एज वेल एज बुकिंग अंडर कंज्यूमेबल हेड्स, अगर कोई दूसरे कंज्यूमेबल नेचर का सामान होता है और जिसका बुकिंग कंज्यूमेबल हेड्स के तहत किया गया हो,
कहता है कि इन आइटम्स को कहता है कि स्टॉक होल्डर और प्रिंसिपल मिलकर इसे डिस्पोज कर सकता है। तो आपने इसका सही आंसर जान लिया और प्रश्न में एक प्रश्न से कई क्वेश्चन बन रहा है और उसका आंसर भी आपको बताया जा रहा है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन और उसके आंसर को उसके जो नोट्स और एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसे आप ध्यान से देखिए। तो आपने क्वेश्चन 9 का आंसर जान लिया, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर और यह भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इश्यूड टू स्टूडेंट्स मे बी कलेक्टेड बैक फ्रॉम देम। कहता है कि नीचे जो आइटम्स का नाम दिया गया है, तो अगर ये आइटम स्टूडेंट को इशू किया गया हो, स्टूडेंट को दिया गया हो, तो इसमें से कहता है कि किस आइटम को स्टूडेंट से वापस लिया जा सकता है। और इसके संबंध में आप यहाँ चार ऑप्शन देख रहे हैं। फर्स्ट है बेडशीट, सेकंड स्कूल बैग, थर्ड शूज और फोर्थ फुटबॉल। तो दोस्तों क्या आप इसका सही आंसर जानते हैं? देखिए इसका सही आंसर होगा फोर्थ, यानी कि बेडशीट, स्कूल बैग और शू इसे वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन फुटबॉल को वापस लिया जा सकता है। और इसके संबंध में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, ताकि अगर अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका सही आंसर दे सके। इसका आप यहाँ देख रहे हैं नोट में कि जितने भी यूनिफॉर्म आइटम्स होते हैं, इसमें पुल ओवर, ब्लेजर, शू, बेडशीट, टॉवेल्स, स्कूल बैग, पिलो कवर, स्टेशनरी आइटम्स, टेक्स्ट बुक आर टू बी कलेक्टेड इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ द आर्टिकल। कहता है कि ये जो आर्टिकल्स का नाम बताया गया है, तो कहता है कि इस आर्टिकल को कहता है कि अगर लाइफ स्पैन इसका पूरा भी हो गया हो तो उसके बाद भी इसे स्टूडेंट से वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ टेक्स्ट बुक के संबंध में कुछ फैक्ट आपको याद रखना होगा कि जो टेक्स्ट बुक का लाइफ है अब 1 वर्ष का रखा गया है। जो कंडेमनेशन प्रोसीजर, जो रिवाइज्ड कंडेमनेशन प्रोसीजर 2022 में जारी किया गया है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, तो 1 वर्ष का रखा गया है। और टेक्स्ट बुक को ऑक्शन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो टेक्स्ट बुक होता है इसकी नीलामी नहीं की जा सकती और इसे जेएनवी के द्वारा बेचा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ जो स्टार मार्क लगा हुआ है इसके बारे में बता देता हूँ कि अगर न्यू बुक्स के अराइवल में देर होता है तो कुछ समय के लिए टेक्स्ट बुक को स्टूडेंट से वापस लिया जा सकता है, लेकिन फिर उसे जेएनवी वापस कर सकता है। अदरवाइज जितने भी आइटम्स का नाम आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें किसी को भी वापस नहीं लिया जा सकता है स्टूडेंट से। और इसके सेकंड जो नोट देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मेट्रेस है, mattress, blankets, pillow, mosquito nets may be collected back after the expiry of lifespan of the article। और कहता है कि जो मैट्रेस, ब्लैंकेट, पिलो, मॉस्किटो नेट्स जैसे जो सामान है, तो अगर इसका लाइफ स्पैन एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद इसे वापस लिया जा सकता है। दो नोट देखा है, फर्स्ट वाले को वापस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड में जितने भी आइटम्स का नाम है इसे लेना जरूरी होता है, क्योंकि इससे भी कोई क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। अगर पूछता है तो आप उसका फटाफट आंसर दे सकते हैं, अगर आप इसे याद रखते हैं तो। तो अब देखते हैं, इसका आंसर हमने देख लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। द आर्टिकल्स डिसाइडेड फॉर कंडेमनेशन मे बी ऑक्शन्ड टू डीलर्स और डिस्पोज ऑफ आफ्टर इशू ऑफ स्पेसिफिक सैंक्शन ऑर्डर बाय द प्रिंसिपल इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ जीएफआर। कहता है अगर किसी भी आर्टिकल को कंडेम करने का डिसीजन होता है, तो उसका कहता है कि उसको किसी डीलर को नीलामी की जा सकती है, नीलामी दी जा सकती है, या फिर उसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और इसके लिए प्रिंसिपल को एक स्पेसिफिक ऑर्डर जारी करना होता है। तो कहता है कि जीएफआर के किस प्रोविजन के हिसाब से यह किया जा सकता है, यानी कि ऑक्शन किया जा सकता है या फिर डिस्पोज किया जा सकता है। तो डिस्पोजल के लिए या फिर ऑक्शन के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है, तो यह जीएफआर के किस रूल से किस रूल तक में इसका जिक्र है, तो इस रूल के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं 216 टू 221, सेकेंड ऑप्शन 217 टू 222, थर्ड 218 टू 223 और फोर्थ 219 टू 224। इसमें बताना है कि किस रूल से किस रूल तक में जो ऑक्शन करने या फिर डिस्पोज ऑफ करने की प्रक्रिया है, तो इसका जिक्र है, जिसे फॉलो करने के बाद ही प्रिंसिपल स्पेसिफिक ऑर्डर जारी कर सकता है। जीएफआर के किस प्रोविजन के तहत ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है सेकंड। इसका जो जिक्र है जीएफआर के रूल 217 से लेके 222 तक में है। अब इससे संबंधित कुछ नोट देख लेते हैं कि अगर वैल्यू सो रिकवर टू बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिसिप्ट्स नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स इन द रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ऐसे सामान को बेचने के बाद जो प्रोसीड होता है, उसे जो पैसे आता है, तो उसे कहता है कि नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स के जो हेड होता है उस हेड में उसे डाला जाता है कैपिटल रिसिप्ट में।
और सेकंड देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द जेआरबी व्हाइल ऑक्शनिंग द अनसर्विसेबल नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स एंड आर्टिकल्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ टू द हाईएस्ट बिडर एज पर प्रोसीजर लेड डाउन 217 टू 221। अब ये कहता है कि किसी भी अनसर्विसेबल आइटम को, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स को अगर प्रिंसिपल ऑक्शनिंग करता है या फिर उसे डिस्पोज ऑफ करके किसी हाईएस्ट बिडर को देता है, तो इसके लिए प्रक्रिया फॉलो करना होता है, जिस प्रक्रिया का जिक्र जीएफआर 217 से लेके 221 तक में है। तो दोस्तों आपने देख लिया मैंने जो प्रक्रिया होता है इसके लिए ऑक्शनिंग की या डिस्पोजल की, तो किस रूल से किस रूल तक में इसका जिक्र है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। आफ्टर condemnation and disposal of articles with due approval of the competent authority, which of the following actions is required to be taken immediately in respect of entry in register? कहता है कि किसी भी आर्टिकल को कंडेम करने या डिस्पोज करने का अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिल जाता है, हो जाता है, तो कहता है कि जो एंट्री जो रजिस्टर होता है, तो उसमें एंट्री के संबंध में इसमें कौन सा एक्शन जो है तुरंत लेना होता है। यानी कि जो रजिस्टर होता है तो उसमें जो एंट्री करने से संबंधित बात होती है, इसमें से कौन सा एक्शन तुरंत लेना होता है। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट, एंट्रीज इन स्टॉक एंड एसेट रजिस्टर, उसका तुरंत एंट्री स्टॉक और एसेट रजिस्टर में करना होता है। सेकंड, उसका एंट्री जो रेफरेंस नंबर ऑफ सैंक्शन ऑर्डर एंड डेट, कहता है कि जो सैंक्शन ऑर्डर होता है जिस पर डेट भी होता है, तो डेट के साथ उसे रजिस्टर में एंट्री करना होता है। थर्ड, इसका ग्राउंड बैलेंस बताना होता है, यानी कि अब उस आइटम का बैलेंस कितना बचा हुआ है। ऑल द अबव, कहता है कि ये सारे स्टेप्स तुरंत लेना होता है। तो अब इसमें से देखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फोर्थ। ये जो तीन ऑप्शन बताया गया है, ये तीनों काम तुरंत करना होता है जब अप्रूवल मिल जाता है कंडेम करने का, डिस्पोज करने का, तो तुरंत इसे रजिस्टर में, स्टॉक एसेट रजिस्टर में एंट्री किया जाता है। सैंक्शन ऑर्डर डेट के साथ इसे उसमें लिखा जाता है, और इसका ग्राउंड बैलेंस यानी कि प्रेजेंट में कितना बैलेंस है उस सामान का, ये भी वहां पर बताया जाता है। यानी कि जो घटा के जो सामान का बैलेंस होता है उसे दिखाना होता है। ये सारे स्टेप तुरंत लेना होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। सरप्लस और ऑब्सोलेट और अनसर्विसेबल गुड्स ऑफ एसेस रेजिडुअल वैल्यू अबव 2 लाख शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय। कहता है अगर कोई भी सरप्लस आइटम होता है, ऑब्सोलेट यानी कि पुराने आइटम होता है, या अनसर्विसेबल आइटम होता है, तो कहता है कि अगर उसका रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख से ज्यादा का होता है, तो नीचे दिए गए जो विकल्प है इसमें से किस प्रक्रिया को अपनाना होता है उसे डिस्पोज करने के लिए, तो क्या प्रोसीजर अपनाना होता है। और इससे संबंधित आप यहाँ चार ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट, ऑब्टेनिंग बिड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर, यानी एडवर्टाइज टेंडर के थ्रू बिड प्राप्त करके। सेकंड, पब्लिक ऑक्शन, इसके पब्लिक माने इसकी नीलामी करके। थर्ड, डिस्पोजल एट स्क्रैप वैल्यू और बाय अदर मोड्स, कहता है कि इसे डिस्पोज किया जा सकता है स्क्रैप वैल्यू पर या किसी दूसरी तरह से डिस्पोज किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर फोर्थ होना चाहिए। ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, ऑल द अबव। यानी कि बिड भी इनवाइट कर सकता है, पब्लिक ऑक्शनिंग कर सकता है, या फिर अगर नहीं बिकता है, कोई आदमी लेने के लिए तैयार नहीं रहता है, तो इसे स्क्रैप वैल्यू पर भी बेच सकता है। अगर स्क्रैप वैल्यू पर भी कोई नहीं लेता है, तो किसी दूसरे तरीके से इसे डिस्पोज किया जा सकता है, अगर जो उसका एसेस्ड वैल्यू है अगर 2 लाख से ज्यादा का होता है। तो अब यहाँ कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी सरप्लस, ऑब्सोलेट या अनसर्विसेबल आइटम को अगर नहीं बेच पाता है, एडवर्टाइज टेंडर ऑक्शन से अगर बेच नहीं पाता है, तो कहता है इसे स्क्रैप वैल्यू पर बेच सकता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से स्क्रैप वैल्यू पर बेच सकता है। अगर उससे भी कोई नहीं लेता है, तो किसी दूसरे मोड से उसे डिस्पोज कर सकता है। और यह जो लागू होता है जब उसका रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख से ज्यादा का हो। अगर 2 लाख से कम का है तो ये प्रक्रिया अपनाना जरूरी नहीं होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। द लॉस ऑफ हाउ मेनी लाइब्रेरी बुक्स पर 1000 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स इश्यूड कंसल्टेड इन अ ईयर मे बी टेकन एज रीजनेबल इफ लॉसेज आर नॉट एट्रिब्यूटेबल टू डिसऑनेस्टी और नेग्लिजेंस। कहता है कि अगर लाइब्रेरी बुक्स का जो लॉस है, अगर किसी की डिसऑनेस्टी, बेईमानी या फिर नेग्लिजेंस
यानी कि नेग्लिजेंस के कारण अगर नहीं होता है तो पर थाउजेंड बुक, यानी कि जितने भी बुक इशू किया गया है या जितना भी बुक पढ़ा गया है लोगों के द्वारा, तो कहता है पर थाउजेंड कितने बुक के लॉस को रीजनेबल माना जाएगा। अगर माने कितने बुक खो जाता है तो पर थाउजेंड में कितना बुक अगर खो जाता है तो उसे रीजनेबल माना जाएगा, उसे अनरीजनेबल नहीं माना जाएगा, भले यह किसी की डिसऑनेस्टी या नेग्लिजेंस के कारण नहीं हुआ हो। तो दोस्तों इसका सबसे पहले इसका देख लेते हैं। चार ऑप्शन है। फर्स्ट है 5, सेकंड 10, थर्ड 15 और फोर्थ 20। तो दोस्त देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि 5 बुक यानी 1000 में से, यानी कि जितने भी बुक्स इशू किया गया है स्टूडेंट को या लोगों ने पढ़ा है जितने बुक को, कहता है पर थाउजेंड में से अगर कहता है कि 5 बुक अगर खो जाता है तो इसे रीजनेबल माना जाएगा, इसे अनरीजनेबल नहीं माना जाएगा। और इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ जो नीचे आप कुछ नोट देख रहे हैं तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर 1000 से ज्यादा वैल्यू का कोई भी बुक हो या फिर कोई रेयर बुक हो तो उसका वैल्यू कुछ भी हो, कहता है इसकी जांच करना जरूरी होता है। देखिए नॉर्मल केस में अगर 5 खो भी जाता है तो उसका जांच करना जरूरी नहीं है, तो उसे रीजनेबल माना जाता है। लेकिन अगर किसी कोई भी ऐसा बुक हो गया हो जिसका वैल्यू 1000 से ज्यादा का हो या फिर रेयर बुक्स की कैटेगरी में आता हो, तो ऐसा बुक अगर खो गया हो तो इसका जांच करना जरूरी होता है, उस पर एक्शन भी लेना जरूरी होता है। तो कहता है उसका जांच किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा जो भी उसके लिए दोषी हो। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यह है लाइब्रेरी बुक से संबंधित। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इज ट्रू। कहता है लाइब्रेरी बुक्स के वेरिफिकेशन के संबंध में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक शुड बी डन एवरी ईयर इन केस ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग नॉट मोर देन 20,000 बुक्स। यानी कि किसी लाइब्रेरी में अगर 20,000 से कम बुक हो, यानी बुक की जो संख्या है 20,000 से कम हो, तो उसका कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन कहता है कि जो हर वर्ष होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है मोर देन 20,000 एंड अप टू 50,000 वॉल्यूम्स, वेरिफिकेशन शुड बी डन वंस इन 3 ईयर्स। कहता है अगर किसी लाइब्रेरी में 20,000 से ज्यादा बुक हो लेकिन 50,000 तक हो, तो कहता है कि 3 वर्ष में एक बार वेरिफिकेशन होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है फिजिकल वेरिफिकेशन एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 ईयर्स शुड बी डन इन केस ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स। कहता है अगर किसी लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा संख्या में बुक हो तो कहता है कि 3 वर्ष में, यानी कहता है कि जो यानी कि 3 वर्ष से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। कहता है कि हर 3 वर्ष पर फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि एक बार जो वेरिफिकेशन हुआ है और सेकंड टाइम जो वेरिफिकेशन होगा, तो कहता है इसका जो इंटरवल है, जो गैप है, वो 3 वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल द अबव। तो दोस्तों क्या आप इसका सही आंसर जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर जान ले। इसका सही आंसर होगा फोर्थ। ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तीनों ऑप्शन को याद रखिए क्योंकि कोई भी ऑप्शन एग्जाम में पूछ सकता है। तो मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है कि कंडेमनेशन प्रोसीजर से संबंधित आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा और जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।